अब राहुल गांधी तो रोज लोकतंत्र को हर 3 बार हमारी सरकार बननी, इस बार भाजपा बनी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। कि दल मिले हैं, दिल मिल गए मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी, संजीव बालियान के। पूरे मिल गए। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है दोस्त, ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। अरुण गोविल जी का बयान है कि वोट दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। संविधान तो हमने अभी भी बदला था, 370 हटाई थी ना, संविधान बदल गई तो हटाई। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम लोग वेस्ट यूपी की इलेक्शन यात्रा में हैं और बहुत सिग्निफिकेंट शख्स हमारे साथ हैं। 2 बार से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री रहे संजीव बालियान, सब आप जानते हैं इनको। संजीव जी, हम लोग दिल्ली में, देश में घूमते हैं तो जब बात होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो बात होती है मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर को कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कैपिटल है और वहाँ से आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीसरी बार। पिछली बार भी बड़ी क्लोज फाइट थी, मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि कैसे ऊपर नीचे आपकी सांसें हो रही थी, चौधरी अजीत सिंह थे। इस बार तीसरी बार देख रहा हूँ कि अखिलेश यादव भी आए, यहाँ पर विपक्ष की भी तैयारी मजबूत है, प्रत्याशी भी, क्योंकि कास्ट लाइन भी डिवाइड है, प्रत्याशी भी जाट है। कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने? बिल्कुल भी नहीं है, एक तरफा चुनाव है, रिजल्ट आएंगे आप देख लेना। पिछली बार अलग बात थी, पिछली बार बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा थी, राष्ट्रीय लोकदल थी। इस बार बसपा अलग लड़ रही है चुनाव और राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ है। कांग्रेस यहाँ पे है नहीं तो सपा सामने के लिए लड़ रही है, तो कुछ नहीं। आप चूंकि पुराने राजनीतिक के, एक एंटी इनकम्बेंसी तो आपको पता ही है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर होता है। और पिछली बार विधानसभा चुनाव में देखें 2022 में, तो गठबंधन यानी सपा और लोकदल का गठबंधन थोड़ा बेहतर रहा है यहाँ से। देखिए, पहली बात तो मोदी जी ने आने के बाद एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी हो चुकी है। अब 3 बार गुजरात के लगातार मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जो काम मैंने किया है इस क्षेत्र में, मैंने अभी बता रहा था, सड़कें, बिजली, पानी, जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, उनके बाद एंटी नहीं प्रो इनकम्बेंसी होनी चाहिए। प्रो इनकम्बेंसी होनी चाहिए। आप लोग 2047 की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी 2047 की बात कर रहे हैं। एक बहुत मुद्दा है, क्योंकि यहाँ भी मैं सुन रहा था, लोगों से बात कर रहा था कि रोज़गार, सरकारी नौकरियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं गाँव में जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं जी सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मंत्री से मिलिएगा तो पूछेगा, आपके लिए बोल रहे थे मंत्री से मिलिएगा तो पूछेगा, उनका इंटरव्यू करिएगा कि सरकारी नौकरियों के लिए वो क्या करेंगे। 1947 से जब देश आज़ाद हुआ आज तक 1 साल में 10 लाख केंद्र सरकार ने नौकरी कभी नहीं दी। ये पहला मौका है कि केंद्र सरकार के सारे पद भरे जा चुके हैं। 1 साल में 10 लाख रोजगार कम नहीं होते दोस्त, अगर केंद्र सरकार ने दिए। बाकी इस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का अपना तरीका है, वो करती है। केंद्र सरकार के पिछले वर्ष के 10 लाख नौकरियां दी गई। मैं आपकी पिछले इलेक्शन में आया था, विधानसभा में आप प्रचार कर रहे थे, आपसे बात नहीं हो पाई थी। आप डबल इंजन सरकार की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि केंद्र में मोदी जी हैं, राज्य में बीजेपी को बनाई है, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों आपकी है। तो वही लोग, ये बच्चे, ये मेरा सवाल नहीं है, बच्चों का सवाल है, जो युवा सवाल है, कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी का वादा था। संजीव बालियान जी से पूछेगा कि क्या फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, हमारी बात लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भर्तियाँ होती हैं, अग्निवीर स्कीम आ गई, उसको लेके भी नाराज़गी। देखिए, अभी हमारे यहाँ इंडस्ट्री का MOU हुआ है इन्वेस्टर समिट में, 91 नई इंडस्ट्री हमारे जनपद में आ रही है, 8,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 10,000 युवाओं को रोजगार का उसमें एग्रीमेंट उन्होंने प्रदेश सरकार के साथ किया है। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है दोस्त, ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। ये संभव ही नहीं है कि कोई सरकार ये कहे मैं हर घर में सरकारी नौकरी दे दूँगा, तो फिर कहाँ से दोगे आप पैसा? पैसा तो जनता के टैक्स का ही है। कोई सरकार के पास अपना खजाना तो होता नहीं, तो जनता टैक्स देती है, जनता के ऊपर खर्च होता है। रोजगार का मतलब है प्राइवेट सेक्टर में, इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर और सरकारी जॉब, ये मिला जुला स्वरूप। अब बेहतर है देश के हालात और हमारे यहाँ नई नई इंडस्ट्री आने की संभावना। इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड ऑर्डर जब ठीक होता है तो इंडस्ट्री आती हैं। अब वो ठीक हुआ है, इंडस्ट्री के आने की शुरुआत होगी और मुजफ्फरनगर के युवाओं को यहीं पर रोजगार मिले। अगले 5 साल का टारगेट भी मेरा यही है। यहाँ चूँकि सवाल मेरे बिल्कुल आपके लोकल सेंट्रिक हैं, जो लोगों से बात करके निकाल करके लेके आया हूँ। यहाँ पर ये चर्चा हो रही है, पिछड़े समाज के लोग कह रहे हैं कि संविधान में परिवर्तन हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि BR अम्बेडकर भी आ जाए, संविधान में संशोधन नहीं होगा, पर यहाँ चर्चा है कि रिजर्वेशन खत्म कर देगी बीजेपी, आएगी। अरुण गोविल जी का बयान है कि वोट दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। अरुण गोविल जी का बयान वायरल है, लल्लू सिंह जी का बयान वायरल है कि आप वोट दो, 400 पार लाओगे तभी संविधान बदलेगा। इस तरीके के बयान भी आ रहे हैं और वो लोगों के जहन में हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये मेरा सवाल नहीं है, जनता का सवाल। देखिए, संविधान तो हमने अभी भी बदला था, 370 हटाई थी ना, संविधान बदल गई तो हटाई। इसका मतलब मेजोरिटी हमारी थी, हम बदल सकते थे, जब भी तो 370 हटी है देश में। देश चाहता 370 हटे। कुछ कानून में बदलाव हमेशा होता रहा है, चाहे कांग्रेस सरकार हो ऐसे से।
और जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की और उन चीज़ों की, उन्हें ना कोई बदल सकता ना बदलना चाहिए, अभी उसकी आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर कह चुका है, बाकी चुनाव में जुमले छोटे जाते हैं, अजीब अजीब बात कही जाती हैं। आप ऐसी ऐसी बातें सुनोगे जिनका सिर ना पैर। अब राहुल गांधी तो रोज़ लोकतंत्र को हर 3 बार हमारी सरकार बननी, इस बार भाजपा बनी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, हम ही जीतते जा रहे हैं, वो फिर वही बात वही कैसे रिपीट कर रहा है। उन बातों का दोस्त क्या जवाब देंगे। अब मैं आपको केंद्र ले जाता हूँ, क्योंकि केंद्र में भी आप मंत्री, विपक्ष कह रहा है कि सेम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। आपने कई मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, आप इन द सेंस की ईडी की तरफ, हेमंत सोरेन जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तमाम विपक्ष के नेताओं के ऊपर पूछताछ हो रही है, जांच है, ईडी के स्कैनर में है। तो कह रहे हैं कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ रही है, और ये दिल्ली में बाकायदा रैली करके इंडिया गठबंधन में कहा गया। वहाँ दिल्ली में तो कैंपेन चल रहा है कि जेल का जवाब वोट से। आप भ्रष्ट सरकार चाहते हैं, ईमानदार सरकार चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से आप चाहते होंगे सरकार ईमानदार हो, और अगर भ्रष्टाचार कोई करे और उस पर वो लग जाए, बहुत से मुख्यमंत्री और भी तो हैं जो जेल में नहीं है, इसका मतलब उन्होंने नहीं किया गलत। जो गलत करेगा वैसे जेल जाना पड़ेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या आम नागरिक। जब भ्रष्टाचार में आप लिप्त रहोगे, जेल जाए तो फिर रोना किस बात का। आखिरी सवाल संजीव जी आपसे, आपकी चुनौती सपा और कांग्रेस से तो है विद इन द, आज चूंकि ये सारे सवाल में घूम फिर रहा था, आज महापंचायतें हुई, ठाकुर समाज की महापंचायत, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉलिटिकल सवाल है आपसे, और वो आप फेस कर ही रहे होंगे। ठाकुर समाज महापंचायत करके कसम खा रहा है कि हम बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। आपके ही पड़ोसी ज़िले के विधायक संगीत सोम भी आपसे नाखुश नज़र आते हैं। तो इन चुनौतियों से कैसे लड़ेंगे? और ठाकुर समाज का वोट तो परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहा। मेरे दोनों चुनाव में 100% ठाकुर समाज का वोट मुझे मिला है, बड़े प्यार से वोट मिला है। मेरे यहाँ बहुत से संगठन हैं, आप जाएंगे मुजफ्फरनगर में तो हर जाति के बहुत संगठन हैं, जाति वाइज संगठन हैं। आप जाटों को देखोगे तो जाट महासभा 30-40 हैं, ब्राह्मण महासभा भी हैं, राजपूत महासभा, सभी जातियों के संगठन हैं। सब अपनी अपनी मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके फरमान जारी कर देते हैं। यहाँ रोज़ ही हो रहे हैं आजकल। लेकिन ये अधिकार उसने किसने दिया कि आम नागरिक की बात वो कह दे? उसने अधिकार किसने दिया? आप अपनी वोट की बात तो कर सकते हैं, मैं नहीं दूंगा। मुझे कोई चुनाव तो ऐसा होता नहीं कि समाज में एक व्यक्ति को चुन लिया हो और वो व्यक्ति भाषण देगा और समाज उसके हिसाब से वोट देगा। यहाँ तो मुजफ्फरनगर है दोस्त, यहाँ तो भाई भाई के कहने से वोट देता है, अपनी इच्छा से देता है। कोई किसी दबाव में वोट यहाँ देने का स्वभाव नहीं है। तो जो नहीं देना चाहते वो उनकी इच्छा, लेकिन वे फोर्स नहीं कर सकते पूरे समाज को, कि ना डिक्टेट कर सकते कोई भी व्यक्ति। सब अपनी इच्छा से वोट देंगे, और जब खुला का बक्सा, जब आप देखना ज़्यादातर समाज यहीं वोट देगा। जयंत चौधरी से दोस्ती अच्छी है आपकी, पक्की है? क्योंकि पिछली बार हम लोग, याद है, दिल्ली मीडिया की बात कर रहे थे आप, हम लोग थे यहाँ पे, और फिर आपने कहा कि बुरके वाली बात याद आई हमें कि चेक करो वो कौन वोट डाल रहा था, बोला वोट मामला शुरू हुआ। बड़ा, आप खाने की बात कर रहे थे, हम लोग आसपास ही आपसे बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव था। चौधरी अजीत सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, फिर जयंत चौधरी और अजीत सिंह ने कहा कि बेमानी से चुनाव जीते, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। तो आपके दल मिले हैं, दिल मिल गए मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी संजीव बालियान के? पूरे मिल रहे हैं, पूरे मिल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अच्छी दोस्ती है हमारी। शुक्रिया संजीव जी, बेस्ट ऑफ लक आपको। तो संजीव बालियान जो यहाँ पर फिर से चुनाव मैदान में हैं, तीसरी बार, चर्चा विकास की, चर्चा विश्वास की, मुजफ्फरनगर में प्रचार करते हुए, और बाकायदा उनकी जो फ़ोटो है उसके नीचे लिखा हुआ है भाजपा रालोद गठबंधन से संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान। तो संजीव बालियान रालोद को भी अपने प्रचार में जगह दे रहे हैं। चुनौती उनको है ठाकुर समाज से, संगीत सोम पूर्व विधायक सदना से बीजेपी को, इनके खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। ठाकुर समाज कस्में ले रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। संजीव बालियान ने हरिंदर मलिक को वोट दे रहे हैं। अच्छा, इधर यहाँ से प्रत्याशी भी जाट है, पिछली बार भी जाट था, इस बार भी जाट है, और एंटी इनकम्बेंसी का भी एक फैक्टर है जो संजीव बालियान को फेस करना पड़ सकता है या पड़ेगा। और तीसरी बार मैदान में है, तो अब देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि यहाँ पे बसपा ने भी एक मजबूत प्रत्याशी उतारा है प्रजापति समाज से, और प्रजापति समाज जो हमेशा कन्वेंशनली बीजेपी को वोट देता है, वहाँ पर भी वोट बटेगा। तो अच्छी बात है, लोकतंत्र में अच्छी लड़ाई होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि जयंत चौधरी के जाने के बाद कुछ झटका ज़रूर लगा विपक्ष का, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ प्रचार करने आए। संजीव बालियान के लिए भी अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, सब पूरी
ताकत से जोर लगा के प्रचार कर रहे हैं। अब ऊँट किस करवट बैठेगा ये पता चलेगा 4 जून को, और यहाँ पर पोलिंग 19 तारीख को है और पोलिंग परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पिछली बार सिर्फ 5,300 वोटों से संजीव बालियान विजयी हुए थे। सहयोगी शायान अस्कर के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।